Hey learners, welcome back to Unacademy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your CLAT PG educator. तो फाइनली CLAT PG एग्जाम की डेट्स अनाउंस हो गई हैं। ये एग्जाम आपका दिसंबर के मंथ में होता है, ये ऑलरेडी आपको पता है, लेकिन अब वो डेट अनाउंस हो गई है जिस दिन आपका ये एग्जाम होने वाला है, जिसके बारे में मैं अभी आगे बात करूंगी। तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखना, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो अब स्टूडेंट्स के दिमाग में चलेगा वो है कि व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप। जी हाँ, एग्जाम डेट अनाउंस होना वो एक अलग पार्ट है, बट एग्जाम डेट अनाउंस होने के बाद जो टेंशन स्टूडेंट्स के माइंड में चलती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बात करना। एंड उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, जिसमें हम क्लैट पीजी यानी कि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट जो आपका पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो क्लैट पीजी का प्रोग्राम आपका एलएलएम के लिए करवाया जाता है। एनएलयूज नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हमारे यहाँ हमारे इंडिया में वेरियस टाइप्स ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अलग अलग डिफरेंट स्टेट्स में सिचुएटेड है, जो आपका एलएलबी और एलएलएम प्रोग्राम्स कराती है। सिंस हम बात कर रहे हैं क्लैट पीजी की, तो क्लैट पीजी में आपका एनएलयूज जो है क्लैट पीजी का प्रोग्राम परफॉर्म कराते हैं, मतलब क्लैट पीजी का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है बेसिकली एलएलएम प्रोग्राम के लिए, विच मीन्स मास्टर ऑफ लॉज के लिए। ये पेपर आपका क्लैट पीजी का हो या यूजी का हो, ये आपका एक ही दिन हेल्ड होता है दिसंबर के मंथ में, जैसा कि इस बार भी होने वाला है। लेकिन आखिर ये पेपर है क्या? तो एलएलएम का पेपर आपका जो होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू पेपर होता है। बहुत पहले एक सब्जेक्टिव पेपर हुआ करता था, लेकिन अब वो क्राइटेरिया हटा दिया गया है। आज की डेट में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ही होता है। लेकिन फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मेट क्या होता है? तो फॉर्मेट ऐसा होता है कि ये एग्जाम आपका पैसेज बेस्ड है। जी हाँ, भले आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलते हैं, लेकिन पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको एक पैसेज दिया जाता है एंड उस पैसेज के बाद क्वेश्चंस होते हैं जिसके आंसर्स आपको करने होते हैं, और वो आंसर्स आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में होते हैं। क्या वो बहुत इजी होता है, क्या वो बहुत टफ होता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बेसिकली आप लोग बचपन से पैसेज बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आए होंगे। कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग करते थे इंग्लिश लैंग्वेज में। तो जिस तरीके से आपके सीन और अनसीन पैसेजेस होते थे, उसी तरीके से ये आपका पैसेज बेस्ड पैटर्न है पेपर का, जिसमें पैसेज जो होता है वो रीसेंट केस लॉ से रिलेटेड होता है। सिंस एक ही पेपर होता है, ये आपका क्लैट पीजी का जो पेपर है वो एक ही होता है एंड वो भी लॉ सब्जेक्ट पर होता है। ठीक है, किसी भी तरह का जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग कुछ भी नहीं पूछा जाता है। सिर्फ एक ही पेपर होता है, वो भी लॉ का। एंड वो लॉ का पेपर भी पूरा यूनिफॉर्म होता है, एक ही तरह से पूछा जाता है शुरुआत से अंत तक, विच मीन्स पैसेज बेस्ड पेपर होता है। जो पैसेज आपका रिलेटेड होता है रीसेंट केस लॉज से। आई एम अगेन रिपीटिंग, रीसेंट केस लॉज पे सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है। सिर्फ रीसेंट केस लॉज होते हैं क्या? नहीं, कुछ कुछ केसेस आपके लैंडमार्क वाले भी होते हैं जो पूछ लिए जाते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत लैंडमार्क केसेस ना होके, बहुत रीसेंट के केसेस ना होके, इन द मीनवाइल लास्ट 10 इयर्स के कोई आपसे केस लॉज पे बेस्ड पैसेज पूछ लिया जाए। ठीक है, तो ये तो हो गई पैसेज की बात। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं? क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि जो रीसेंट केस लॉज है उसमें क्या बात करी गई है, उसके क्या फैक्ट्स थे, उसमें क्या कंटेंशंस पेटिशनर और रिस्पोंडेंट के पार्ट पे थे, साथ ही साथ जज ने क्या कंक्लूजन दिया, जज का क्या इंटरप्रिटेशन था, इसके बारे में तो पूछा ही जाता है। लेकिन इसके साथ साथ फैक्चुअल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेप्चुअल नॉलेज जो आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं अपने एलएलबी में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू गिव योर एलएलएम एग्जाम, यानी कि आप मास्टर्स ऑफ लॉ का एग्जाम देने जा रहे हैं, जहां पर आपकी एलएलबी की नॉलेज टेस्ट करी जाती है। ऑब्वियस सी बात है, मास्टर्स के लिए जब भी अपेयर होते हैं तो हमारी बैचलर्स की नॉलेज कहीं ना कहीं टेस्ट होती है। वो बैचलर की नॉलेज आपकी रीसेंट केस लॉज के थ्रू चेक करी जाएगी। तो वो रीसेंट केस लॉज जिस भी टॉपिक पर होगा, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। उस टॉपिक से रिलेटेड लैंडमार्क जजमेंट्स पूछे जा सकते हैं। उस पर्टिकुलर लैंडमार्क जजमेंट में
कौन से जजेस थे, क्या बेंच थी, क्या मेजॉरिटी ओपिनियन था, क्या माइनॉरिटी ओपिनियन था, और साथ ही साथ क्या कंसेप्ट है उस पर्टिकुलर टॉपिक का, उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपको वो कंप्लीट तैयार करना है। साथ ही साथ अगर आप रीसेंट केस लॉस पे फोकस कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि वो रीसेंट केस लॉ किस टॉपिक पर है, उस टॉपिक को कंप्लीटली आप तैयार करें। ये हो गया पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में। अब प्रश्न आता है कि कितने पैसेज आते हैं। तो पैसेज का कोई नंबर आज तक क्लैट बॉडी के द्वारा फिक्स नहीं हो पाया, ठीक है। कभी ये 10 क्वेश्चन पूछते, मतलब 10 पैसेजेस पूछते हैं, क्योंकि ये आपका पेपर जो है 120 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, एंड 120 मिनट्स भी होते हैं। साथ ही साथ 120 मिनट 120 क्वेश्चन है, ठीक। तो अब 120 क्वेश्चंस के लिए या तो ऐसा कर सकते हैं कि 10 पैसेज है, एक पैसेज में 12 क्वेश्चन रखें, या फिर 12 पैसेज पूछ लें इनटू 10 क्वेश्चंस रखते चले जाएं। कई बार ऐसा भी हुआ है 20 पैसेज पूछे गए हैं। अच्छा, कई बार ऐसा भी हुआ, या इनफैक्ट मैं कह दूं लास्ट लेटेस्ट की बात करूं पिछली बार की, तो 24 पैसेजेस आपके पूछे गए थे। तो जितने ज़्यादा पैसेजेस बढ़ते चले जाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए टफ होता जाएगा, क्योंकि आपको उतना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जितने कम पैसेजेस उतना कम टाइम हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि पैसेज रीडिंग में कम टाइम लगता है और हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं आराम से। अगर एक पैसेज में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो हमारे लिए इजी होगा एज कंपैरिजन टू नंबर ऑफ पैसेजेस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, क्योंकि पैसेज पढ़ने में लगभग उतना टाइम लगता है। और प्रीवियस ईयर पेपर देखने के बाद एक चीज़ क्लियर हो गई है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस लेंथ ऑफ पैसेज में नहीं रहता है। बहुत पुराने आप पेपर्स देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ पैसेज का लेंथ कम है, बट लास्ट ईयर का पेपर जो था वो अच्छा खासा लेंथी पैसेजेस उसमें पूछे गए थे, जिसमें बहुत स्टूडेंट जो थे वो अपना पेपर कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे। कई जो थे वो पैसेज बिना पढ़े ही आंसर उनको करना पड़ा क्वेश्चंस को। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉसिबिलिटीज एंड डिफिकल्टीज स्टूडेंट्स ने फेस करी। सो द थिंग इज कि इस तरीके का ये ओवरव्यू आपका मैंने बता दिया क्लैट पीजी का पेपर। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं अब सब्जेक्ट्स के ऊपर, ठीक है। तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, हालांकि मैं इस पे और डिटेल में आगे बात करूंगी। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया, देन आपका क्रिमिनल लॉ इंपॉर्टेंट होता है, ज्यूरिस्प्रूडेंस पूछा जाता है, पीआईएल इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्ट पूछा जाता है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स पूछा जाता है, आईपीआर हो गया, कंपनी है, फैमिली है, लेबर लॉज है, टैक्स लॉज है, इसके साथ साथ इन्वायरमेंट पूछा जाता है, ह्यूमन राइट से भी रिलेटेड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि समवेयर ही कॉन्स्टिट्यूशन से कनेक्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी लॉज हो गया, एविडेंस कभी एक बार कभी पूछा गया है तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। जैसा कि मैं आपको फिर से एक बार ये चीज बता देती हूँ कि जितने सब्जेक्ट से लोग मेंशन करते हैं इट्स नॉट कंपलसरी कि वो आपसे हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछेंगे। जो बेसिक सब्जेक्ट्स कोर सब्जेक्ट्स होते हैं उनसे तो आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट करोगे क्वेश्चंस, लेकिन हर एक सब्जेक्ट से पूछा जाएगा ऐसा कंपलसरी नहीं है। जैसे आप लेबर लॉ से एक्सपेक्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। एक बार किसी साल पे लैंड लॉ से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ऐसा जरूरी नहीं है लैंड लॉ से हर साल पूछा जाएगा। प्रॉपर्टी लॉज हो गया, जरूरी नहीं है कि हर साल उनसे पूछा जाएगा ही जाएगा। एंड इसी तरीके से सो ऑन, जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं वो जरूरी नहीं है कि वो आपसे पूछे ही जाएं, लेकिन कोर लॉज आपको करने पड़ेंगे। अब हम बात कर लेते हैं सबसे बड़ी न्यूज विच इज द अनाउंसमेंट ऑफ क्लैट पीजी एग्जाम डेट्स। तो ये एग्जाम आपका होने वाला है दिसंबर 1 को, जी हाँ, दिसंबर 1 2024। जो क्लैट पीजी 2025 का एग्जाम है वो 1 दिसंबर 2024 को होने वाला है, विच मीन्स दिसंबर में एक भी दिन आपके पास नहीं है। अब आपके पास सीधे नवंबर तक का टाइम है और आपके पास दिसंबर में एक भी दिन नहीं बच रहा है। तो ये चीज याद कर लीजिए, डेट को एकदम बड़े बड़े अक्षरों में अपने सामने स्टडी टेबल के ऊपर चिपका लीजिए और आप अब काउंटडाउन शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है अपनी प्रिपरेशन के लिए। अब आपको जितना भी पढ़ना है एकदम कायदे से अच्छे से कंप्लीट करना है उस कोर्स को, ये सोचते हुए कि आप ज्यादा टाइम आपके पास नहीं होगा उसको दोबारा रिवाइज करने का, या दोबारा रिवाइज आप कर भी सकते हो तो वो आपकी स्ट्रैटेजी पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। इन सब के बारे में मैं और वीडियोस भी बनाऊंगी
जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो फॉलो जरूर करते रहना, ठीक है। टाइम टू टाइम देखते रहिएगा, ये स्ट्रैटेजीज आपके बहुत काम आएंगी। लेकिन एक चीज तो आप सबके लिए कॉमन है, स्ट्रैटेजी भले कॉमन ना हो, तैयारी भले कॉमन ना हो, सिलेबस भले कॉमन ना हो, बट द थिंग इज कि एक चीज कॉमन है, वो ये है कि आप सबको सीरियस अब होना पड़ेगा अगर आप क्लैट पीजी 2025 में अपियर होने वाले हो। तो क्लैट पीजी 2025 1 दिसंबर 2024 को होने वाला है, और अब आपके पास बचते हैं जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, 6 मंथ्स और साढ़े छः महीने कह लो, क्योंकि मई में भी ऑलमोस्ट आपके 8 दिन हो चुके हैं। तो मोटे मोटे तौर पे अगर आप अब से भी पढ़ना स्टार्ट करोगे तो 15 मई से एक प्लान बना सकते हो, जो कि आपका 6.5 महीने का होने वाला है, जिसमें आपको काफ़ी अच्छा खासा सिलेबस कवर करना है। एंड मैं यही चाहूँगी कि आप इसमें बिल्कुल भी डिले ना करें और अपने सिलेबस को कंप्लीट फटाफट करते चलें। आगे बात करते हैं तो क्लैट पीजी की इम्पोर्टेंस क्या है। तो क्लैट पीजी का जो सिग्निफिकेंस है एस्पायरिंग लॉ स्टूडेंट्स के लिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आप, मैं ऑलरेडी इस पे वीडियोस भी बना चुकी हूँ जिसमें मैंने करियर अपॉर्चुनिटीज ऑफ एलएलएम की बात करी है। मैंने ये भी बात करी है कि एलएलएम कब करना ज़रूरी होता है, क्यों करना ज़रूरी होता है। अगेन मैं इस पर बात कर लेती हूँ कि अगर आप वो स्टूडेंट हैं जो थोड़ा ज़्यादा नॉलेज रखना चाहते हैं, जो अपनी फील्ड में मास्टर्स हासिल करना चाहते हैं, नॉट जस्ट इन अ सेंस की मास्टर्स डिग्री, बट मेरा कहने का मतलब है कि आप उस पर अपनी पकड़ चाहते हैं, तो डेफिनेटली मास्टर्स डिग्री आपके लिए यहाँ पे हेल्प करेगी। भले आप लिटिगेशन में जाएं या आप जुडिशरी में जाएं या आप एकेडमिक्स में जाएं, लेकिन मास्टर्स की डिग्री का रोल एक बहुत ही अलग होता है। वो एक डिग्री हाथ में होल्ड करना एक आपको अलग कॉन्फिडेंस देता है। यस, यू आर मास्टर्स एट इट। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, बस वही फील आती है जब भी आप मास्टर्स कंप्लीट कर लेते हो, और वो भी एक रेपुटेड प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करना हर किसी का सपना होता है। सबका ये मन करता है कि जब हम क्लैट पीजी जब हम नाम ले कि हमने कहाँ से पढ़ाई करी है, तो जिस कॉलेज का हम नाम ले तो अगला सामने वाला कहे वाह क्या बात है, वहाँ से पढ़ाई करी है। तो अगर आप एनएलयू का सपना देख रहे हो तो डेफिनेटली उसको पूरा करने में लग जाइए। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है आपके एलएलएम ड्रीम को पूरा करने के लिए, स्पेशली व्हेन यू आर टारगेटिंग कॉर्पोरेट लॉज। अगर आप कॉर्पोरेट लॉज में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि आप जब अलग अलग सेपरेट एनएलयूज के बारे में पढ़ेंगे जानेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज डाइवर्स फील्ड में अब एलएलएम करवा रही है। बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड्स हैं जिसमें अब एलएलएम स्टार्ट हो चुका है, और आपका करियर यहाँ पे बहुत अच्छे से ग्रो कर सकता है, क्योंकि आज की डेट में डाइवर्सिफाइड फील्ड्स की डिमांड हो रही है। अब उतने ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स नहीं पूछे जाते हैं जितने आपके रिसेंट जो स्पेशलाइजेशन चल रहे हैं उनकी डिमांड है। तो मार्केट में जिसकी डिमांड होती है उसी की सप्लाई होती है ना। तो डेफिनेटली आप जो है ऐसा चूज करिए अपना स्पेशलाइजेशन अपने करियर के लिए जो आपके लिए लंबे समय तक हेल्पफुल होगा। तो इस तरीके से क्लैट पीजी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। सेकेंड, अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका एलएलबी कंप्लीट होना चाहिए। आप एलएलबी या तो आपने एग्जाम्स ऑलरेडी दे दिए हो, आपका रिजल्ट अवेटेड हो, ठीक। बट ऐसा कोई सीन अब नहीं फंसता है इस एग्जाम में, क्योंकि ये एग्जाम आपका दिसंबर के मंथ में होता है। तो दिसंबर के मंथ में ऑलरेडी जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं वो दे सकते हैं, क्योंकि उनका एक सेमेस्टर बाकी होता है। तो बाकी जो उनका एलएलबी कंप्लीट हो चुका है डेफिनेटली वो लोग दे सकते हैं। 55% यहाँ पे होता है मार्क्स जो लोग जनरल कैटेगरी के हैं, एंड कुछ रिजर्व कैटेगरीज के लिए यहाँ पे आपके 50% मार्क्स होते हैं। तो वो क्राइटेरियाज पे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में जब एक बार आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि जो चीज़ ऑफिशियली अभी आई नहीं है उसके बारे में बात करना इतना ज़रूरी नहीं है। लेकिन डेफिनेटली आप अगर एलएलबी कर रहे हैं या कर चुके हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट लॉ प्रोग्राम करने के, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आप लिटिगेशन में जाना चाहते हैं तो आपको मास्टर्स की डिग्री हेल्प करेगी आपकी नॉलेज को इन्हांस करने में। अगर आप जुडिशरी में जाना चाहते हैं तो आपको फिर भी एक आइडिया लगेगा, आप अपने स्पेशलाइजेशन पे फोकस कर पाओगे, आप अपने इंटरेस्ट की फील्ड को चूज कर पाओगे। एंड गॉड फॉरबिड अगर उसमें आपका करियर नहीं आगे बन पाता है तो आपके पास एक दूसरा ऑप्शन ओपन हो जाएगा। थर्ड, अगर हम बात करें एकेडमिक्स की, तो डेफिनेटली एकेडमिक्स में हर टीचर का अपना एक फोटे होता है, जिस सब्जेक्ट्स में वो इंटरेस्टेड होते हैं, पढ़ाना चाहते हैं। तो आपका स्पेशलाइजेशन तय करेगा कि आप किस चीज़ के टीचर कहलाएंगे।
तो इस तरीके से बहुत सारा बेनिफिशियल आपके लिए एलएलएम प्रोग्राम हो सकता है। साथ ही साथ कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर आप बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप उस हिसाब से अपने स्पेशलाइजेशन को चूज कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट की डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में कोई प्रोजेक्ट्स होल्ड करना चाहते हैं तो आप उस तरीके से स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटीज में रिसर्च प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप उस हिसाब से अपना स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है एलएलएम करने के बाद आपके लिए, बस एक बार ट्राई तो करिए, उसके बारे में एक्सप्लोर तो करिए, आपके रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। की डेट्स क्लैट पीजी की क्या है, एक बार उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो रजिस्ट्रेशन आपका एक्सपेक्टेड है समवेयर अराउंड जुलाई के मंथ में स्टार्ट होगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा जब आपके फॉर्म भरे जाएंगे, तब से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा एंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मिड ऑफ नवंबर तक ये आपका रजिस्ट्रेशन चलेगा। एडमिट कार्ड रिलीज की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, जब एक बार आपका रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा उसके बाद ही आप एडमिट कार्ड रिलीज सोच सकते हैं, विच मीन्स लास्ट नवंबर में आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो। एग्जाम डेट के बारे में हमने बात कर ली, दिसंबर 1 2024 आपका एग्जाम होने वाला है, अनलेस एंड अनटिल कोई डेट चेंज नहीं होती है। रिजल्ट डिक्लेरेशन की बात करें तो बहुत टाइम नहीं लगता है, विद इन वीक, विद इन 10 डेज आपका रिजल्ट हर हाल में आ ही जाता है। एंड काउंसलिंग डेट्स की बात करें तो 5 फेजेस में ये आपकी काउंसलिंग होती है। 3 फेजेस आपकी काउंसलिंग के उसी टाइम पे थोड़े थोड़े दिन के गैप पे हो जाते हैं जिसमें लिस्ट आती है, लेकिन बाकी की दो काउंसलिंग होती है उसमें टाइम लगता है। जैसा कि पिछला दिसंबर में जो पेपर हुआ था उसकी 3 काउंसलिंग हो चुकी है, लेकिन अभी 2 काउंसलिंग के फेज बाकी हैं जो आपके मई ऑफ मंथ में कंडक्ट होंगे, मई एंड जून में। एंड देन फाइनली आपका नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो जब एक बार नया सेशन स्टार्ट हो जाता है उसके बाद ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है नेक्स्ट ईयर के लिए। अब हम बात कर लेते हैं आपके लिए क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी हो सकती है क्लैट पीजी के लिए। तो इफेक्टिव प्रिपरेशन क्लैट पीजी के लिए क्या टिप्स होंगी, तो ऑब्वियस सी बात है, जैसा कि मैंने आपसे कहा, सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप सीरियस हो जाइए। अब आपके पास 6.5 मंथ्स बचे हैं जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस कवर करना है। ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने ही करने हैं, साथ ही साथ उनके ट्रेडिशनल केस लॉज के साथ आपको रीसेंट केस लॉज भी कवर करने हैं, एंड साथ ही साथ यहाँ पर एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है और मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी सारी चीजें जब आपको एक कॉम्बिनेशन में करने को रहेगी ना, तो आपको खुद भी आइडिया नहीं रहेगा कि आपके पास 24 आवर्स किस हिसाब से कम पड़ रहे हैं। तो कोशिश करिए, एक अपना टाइम टेबल बनाइए। इस टाइम टेबल को बनाने में मैं भी आपकी ज़रूर एक हेल्प करूंगी, लेकिन कोशिश करिए कि आप अपना एक टाइम टेबल बनाइए, उस टाइम टेबल पे स्टिक रहिए और उसी के हिसाब से आप काम करिए जिससे कि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। सेकेंड बात करते हैं कि क्या स्टडी मटेरियल एंड सोर्सेज हो सकते हैं आपके सक्सेस के लिए। तो रिकमेंडेड स्टडी मटेरियल्स के लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने बुक लिस्ट दे रखी है वेरियस सब्जेक्ट्स की जो आपकी क्लैट पीजी के सिलेबस में है। अब आप उन बुक्स की हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है जिसमें आप बुक्स को टाइम दे सकते हैं, तो आप एक काम और कर सकते हैं कि जो भी कोर लॉज हैं जिनसे पैसेज ज़रूर आता है, फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, फॉर एग्जाम्पल आईपीसी, सीआरपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स, ज्यूरिस्प्रूडेंस, पीआईएल, आईपीआर, ये फैमिली लॉ, ये सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो कोशिश करिए कि आप इन बेसिक सब्जेक्ट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि अगर आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा कि एटलीस्ट आप हर एक सब्जेक्ट को एक जैसा पढ़ के नहीं जा रहे हो, आपने प्रेफरेंस दिया है जिस हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बिफोर दैट एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है, प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करना और समझना कि कौन से सब्जेक्ट को कितना वेटेज मिलता है और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। एंड बची अगर और मतलब एक्स्ट्रा और मैं बात करूँ तो आपका स्टडी मटेरियल बुक्स वगैरह तो है ही, लेकिन आपको रीसेंट केस लॉस पे वर्क करना है। रीसेंट केस लॉस के लिए आप ऑनलाइन रिसोर्सेज की मदद ले सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारा अनअकैडमी का ये वाला जो वाईटी चैनल जिसपे ये वीडियो आप देख रहे हैं, आप इसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं रीसेंट केस लॉस की सीरीज चलाती हूँ। ऑलरेडी मैंने कई सीरीज डिस्कस करी हैं, आप ज़रूर जाके प्लेलिस्ट में एक बार चेक कर सकते हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। एंड रिकमेंडेड स्टडी मटेरियल्स वगैरह में आपके लिए ये चीज़ें हैं जो हेल्पफुल रहेंगी, जिसमें ऑनलाइन सोर्सेज में आप जजमेंट्स वगैरह के लिए रीसेंट केस लॉस लाइव लॉ फोकस कर सकते हैं, बार एंड बेंच की हेल्प ले सकते हैं,
और भी वेरियस टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स हैं जिनकी आप हेल्प ले सकते हैं जजमेंट्स रीडिंग के लिए। साथ ही साथ लीगल अपडेट्स कोशिश करिए कि न्यूज़पेपर वगैरह की पढ़ने की आदत डालिए और आप उससे अपडेट लेते रहें। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने की, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। मॉक टेस्ट बहुत हेल्पफुल होता है किसी भी एग्जाम के लिए। मॉक टेस्ट आपको बताता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपकी प्रिपरेशन के लिए आपको तैयार करता है, आपको ये बात समझाता है कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हो चुकी है और कितनी बाकी है, और आप कितना बेहतर परफॉर्म कर पा रहे हो उन चीज़ों में जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। इसलिए मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। ऑल्सो अनअकैडमी इज प्रोवाइडिंग 25 मॉक टेस्ट का पैक, जो मैं अभी आपको बताऊंगी, मेंशन करूंगी, आप उसको भी परचेज कर सकते हो अगर आप ऑलरेडी सेल्फ स्टडी से अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो मॉक टेस्ट लेना ना भूलें, वो बहुत ज़रूरी है एंड बहुत रीजनेबल प्राइस पे है, वो आप परचेज कर सकते हो। 25 मॉक्स मिल रहे हैं। 25 मॉक्स तो अच्छा खासा हमें हमारे लिए हमारी परफॉर्मेंस को एसेस करने में मदद करेगा कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। रही बात प्रैक्टिस पेपर्स की, तो प्रैक्टिस पेपर्स जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो तो ज़रूर आप सॉल्व करेंगे, उसमें कोई कहने की बात नहीं है कि आप उसको स्किप करोगे। एंड दूसरी चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि और भी जो क्वेश्चंस वगैरह आपके पास प्रैक्टिस बुक्स हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप उस पर ज़रूर ध्यान दें एंड उसको ज़रूर सॉल्व करें। ऑल्सो रेगुलर प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए। तो मेक श्योर कि आप इन सब चीज़ों का एक टाइम प्लान करें और डेली बेसिस पे आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपकी परफॉर्मेंस इन्हांस हो और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। ठीक है, ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी। ना स्ट्रैटेजीज की अगर मैं बात करूँ, इफेक्टिव रिवीजन ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि आपको पहले एनालाइज करना पड़ेगा कि आपके लिए कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, किस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। उन टॉपिक्स को एनालाइज करके आपको ये समझ में आएगा कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक हैं जो मुझे ज़्यादा ध्यान देना है, जिन पे ज़्यादा ध्यान देना है उनको आपको टाइम टू टाइम रिवाइज करना है। आई नो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी कैंडिडेट टू रिवाइज द होल थिंग जो आप पिछला पढ़ते आ रहे हो, बट कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है एंड ऑब्वियस सी बात है इसमें वो वही टॉपिक्स होने वाले हैं जो ज़्यादा पूछे गए हैं या रिसेंट में लीगल अपडेट्स में उनका जिक्र बहुत ज़्यादा किया गया है और उनके चांसेस हैं, तो इसलिए उन पर ज़रूर फोकस करें। नाउ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग द एग्जाम? ड्यूरिंग द एग्जाम की बात नहीं करूंगी मैं यहाँ पे, ड्यूरिंग द एग्जाम प्रिपरेशन की बात करूंगी। तो अभी तो आपके लिए डेफिनेटली टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन के दौरान, क्योंकि जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उस वक्त अगर हमने टाइम मैनेज करना नहीं सीखा तो एग्जाम डे पे हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। आपको अभी हर एक सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस समझनी पड़ेगी, आपको ये समझना पड़ेगा किस टॉपिक से क्या आता है, उसको मुझे कितना टाइम डिवोट करना है, एक दिन में मुझे एक सब्जेक्ट पढ़ना है या एक दिन में मुझे 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, माइनर और मेजर का कॉम्बिनेशन लेके चलना है, या सिर्फ पहले एक एक मेजर्स कंप्लीट करना है बाद में माइनर्स को उठाना है, ये कंप्लीटली आपका डिसीजन होगा। लेकिन ज़रूरी है हर एक कैंडिडेट के लिए टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट अगर आप करके यहाँ पे चलोगे तो ही आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से मेरी कितनी तैयारी हो रही है और मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ। तो मेक श्योर कि आप अपने डे को डिवाइड करें। आप अगर क्लासेस करते हैं, आपने कोई कोचिंग कर रखी है, तो आप उसका अलग टाइम दें और सेल्फ स्टडी का अलग टाइम दें। सेल्फ स्टडी में क्लासेस को काउंट ना करें, क्योंकि वो एक अलग पार्ट है जहाँ पे आपको एक गाइडेंस मिलता है, जहाँ पे आपको एक नॉलेज मिलती है, लेकिन वो नॉलेज किसी काम की नहीं जब तक कि आप खुद से नहीं पढ़ेंगे। अब अगर आप खुद से रिवाइज नहीं करेंगे, उन चीज़ों को ऐड ऑन करके नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपके लिए वो नॉलेज किसी काम की नहीं है। तो सेल्फ स्टडी को अलग से डेडिकेट करो, सेल्फ स्टडी अलग से टाइम दीजिए उसको, एंड उसको टाइम में डिवाइड करिए। 2-3 सेशंस में बैठिए, 2-3 बार में बैठिए, आपको जब सही लगता है, सुबह दोपहर शाम रात, या आपका कंप्लीट सॉलिडली आपका ये डिसीजन होना चाहिए कि मुझे किस टाइम पे क्या सूट करता है, एंड डेफिनेटली आप उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। लेकिन व्हाट इज इम्पॉर्टेंट कि आप एक दिन में एक एम्पल ऑफ टाइम अपनी प्रिपरेशन को दें, जिससे कि एट द एंड ऑफ द डे आपके पास खुद के लिए एक जवाब हो कि हाँ मैंने दिन भर में क्या किया। सो ये हो गया आपकी क्लैट पीजी प्रिपरेशन के लिए एक छोटी सी ब्रीफ स्ट्रैटेजी। डिटेल में ज़रूर हम इस पर डिस्कस करेंगे, जो टाइम बचा हुआ है उसमें हम कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं उस पर ज़रूर बात करेंगे। ज़रूर वीडियो देखिएगा वो वाली, उसमें डिटेल में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ऑल्सो मैं टाइम टेबल के साथ भी आऊँगी एंड मैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज के साथ भी ज़रूर आपसे मिलूंगी, जिससे कि आपकी
मदद हो सके, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसको पढ़ने के लिए आपको एक आइडिया लग सके कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो ये हो गया आज का वीडियो के बारे में। ऑल्सो स्पेशलाइजेशन जो चूज करने की बात आती है उस पर भी जरूर मैं फोकस करना चाहूंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप एलएलएम अगर करने का सोच रहे हो तो आप एलएलएम जब ज्वाइन करोगे उस वक्त आपको नहीं डिसाइड करना है कि मेरा स्पेशलाइजेशन क्या होने वाला है, आपको डिसाइड उससे पहले करना है कि आपका स्पेशलाइजेशन क्या है। ठीक है, उससे पहले आप डिसाइड करोगे और आप समझोगे कि आपकी मदद कैसे होने वाली है एलएलएम प्रोग्राम में। तो स्पेशलाइजेशन का दिमाग अभी से बनाना पड़ता है, क्योंकि हमें करियर अपना तब समझ में आता है कि हम किस फील्ड में क्या करना चाहते हैं। इंटरेस्ट पे ही हमारा स्पेशलाइजेशन आता है। जस्ट बिकॉज मेरे टीचर ने कुछ कह दिया, मेरे फ्रेंड ने कुछ कह दिया, इससे स्पेशलाइजेशन कभी फाइनल नहीं होता। आपको खुद से ये सवाल पूछना पड़ेगा मेरा इंटरेस्ट क्या है, और वो इंटरेस्ट के बेसिस पर आप डिसाइड करोगे कि आपका स्पेशलाइजेशन क्या हो सकता है। सो फर्स्ट और फॉरमोस्ट चीज है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, एंड सेकेंड चीज जो इंपॉर्टेंट है दैट इज व्हाट इज योर करियर गोल। तो कई बार होता है हमारा इंटरेस्ट उतना नहीं है, लेकिन हम क्योंकि गोल कुछ और मान के चल रहे हैं तो उस हिसाब से हमें उस पाथ पे चलना पड़ता है, और वो गोल हमें इंटरेस्ट लाने में मदद करता है। वो गोल है जो डिसाइड करता है कि हाँ हम ये कर सकते हैं, क्योंकि भाई मुझे अल्टीमेटली उस जगह जाना है। ठीक है, सो डेफिनेटली एलएलएम इज समथिंग जो रिसर्च का एक छोटा सा फेज आपका स्टार्ट होता है एलएलएम की जर्नी से, एंड देयरफॉर आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पे डिसाइड कर लो कि आपको किस तरीके से रिसर्च करनी है। ऑल्सो वेरियस स्पेशलाइजेशंस मैंने आपको पहले भी डिस्कस करे हैं, मैं फिर से कर देती हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, क्रिमिनल लॉ, बिजनेस लॉ, ये तीन तो ट्रेडिशनल हो गए जो आप देखते ही आ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कॉर्पोरेट लॉज में अगर हम जाएं तो और भी कई तरह के देखने को मिलते हैं, जैसे आईपीआर में अलग से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एडीआर में स्पेशलाइजेशन मिलेगा। यू विल फाइंड द स्पेशलाइजेशन इन दिस इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल में भी कई तरीके से आ रहा है, रिफ्यूजी वाले चीज़ों में आ रहा है, ह्यूमन राइट्स में आपको स्पेशलाइजेशन देखने को मिलेगा। यू विल फाइंड दिस बैंकिंग एंड इन्वेस्टमेंट में स्पेशलाइजेशन मिलेगा। मतलब आप जिस भी फील्ड में इंटरेस्टेड हो, मुझे नहीं लगता कि आपको उस फील्ड में स्पेशलाइजेशन आज की डेट में नहीं मिलेगा, क्योंकि आज की डेट में आपका इंटरेस्ट एक बार को कम पड़ जाएगा लेकिन स्पेशलाइजेशन डेफिनेटली कम नहीं पड़ेगा। तो मेक श्योर कि आप बहुत ही सोच समझ के अपने स्पेशलाइजेशन को चूज करें, अभी से इस पर वर्क करें, थोड़ा सा रिसर्च करें, एंड देन उसके बाद फाइनल करें कि आपको क्या करना है, कहाँ पे जाना है, एंड उसी हिसाब से कल को आप जब जुलाई में अपना फॉर्म भरेंगे क्लैट पीजी के लिए, तो उसके बाद आप अपना कॉलेज जो एनएलयू है, नेशनल यूनिवर्सिटी, उसकी प्रेफरेंस भी आप उसी हिसाब से रख सकते हो जिस हिसाब से आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए। क्योंकि कई बार ये प्रॉब्लम स्टूडेंट्स फेस करते हैं कि उनको स्पेशलाइजेशन पहले से नहीं पता है और उन्होंने रैंकिंग के हिसाब से रख दिया, और बाद में उनको पता चल रहा है कि मुझे तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन करना ही नहीं था, इस फील्ड में तो करना ही नहीं था, और मुझे तो ये कॉलेज मिल गया। तो मेक श्योर कि आप अपनी स्पेशलाइजेशन, अपना डोमिसाइल, अपना करियर इंटरेस्ट, इन सबको ध्यान में रखते हुए आप अपना प्रेफरेंस लिस्ट भरेंगे कल को क्लैट पीजी के पेपर में। तो दैट्स इट जो मैं आपको कन्वे कर सकती थी कि क्लैट पीजी की डेट अनाउंस होने के बाद आपका पहला स्टेप क्या हो सकता है। बहुत डिटेल में भी नहीं बताया है, बहुत शॉर्ट भी नहीं बताया, लेकिन आई होप दिस कुड बी अ गुड स्टार्ट फॉर यू, जिसमें आपको एक आइडिया मिल पा रहा होगा कि हमें शुरू कहाँ से करना है। कोई भी सब्जेक्ट उठाइए, फॉर्म डिटरमिन रहिए, उसका सिलेबस देखिए, उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स देखिए, मॉक टेस्ट देखिए, प्रैक्टिस पेपर्स देखिए, एंड शुरू हो जाइए। शुरुआत कर लीजिए एक बार, एंड उसके बाद देखिए फिर रिदम कैसे बनता है और आप बैक टू बैक कैसे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करते चले जाते हैं। तो आई होप ये बहुत ही आपके लिए एक्साइटिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। लेकिन बिफोर एंडिंग द वीडियो मैं आपके लिए और एक इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन आप सेल्फ स्टडी से नहीं कर सकते, आपको असिस्टेंस की गाइड की ज़रूरत है, तो अनअकैडमी का लर्निंग फेस्टिवल चल रहा है जो कि 6 मई से 9 मई तक है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू टेक अ सब्सक्रिप्शन, एंड आपको फ्री मिलेंगी क्लासेस फॉर द नेक्स्ट 7 days। जी हाँ, मेक श्योर कि इन डेट्स के बीच में ही आप सब्सक्रिप्शन ले, तभी आपको नेक्स्ट 7 days तक क्लैट की फ्री कोचिंग मिलेगी। एंड यहाँ पे आपको सारे ऑनलाइन लाइव एंड रिकॉर्डेड बैचेस जो है उनका एक्सेस मिलेगा, एंड साथ ही साथ लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस भी मिलेंगे। तो जस्ट यू हैव टू एक्टिवेट योर प्लस सब्सक्रिप्शन। साथ ही साथ यहाँ पे बात कर लेती हूँ, जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोग
ऑल इंडिया क्लैट पीजी 2025 की मॉक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें 25 मॉक टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी। तो ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है एंड यू कैन गेट दिस क्लैट पीजी मॉक टेस्ट सीरीज फॉर जस्ट फॉर 2249 में आपको मिल जाएंगी। एंड करना क्या है, यू हैव टू यूज दिस कोड msing10 टू अवेल द मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, ये मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और तो और आप एक बार देख के तो देखो ना कितना रीजनेबल प्राइस है। 25 मॉक टेस्ट बहुत होते हैं किसी भी एग्जाम में प्रिपरेशन के लिए, तो फटाफट से इसको परचेज कर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करिए। लॉ एलिवेट हमारा बैच चल रहा है जो कि कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवर कर रहा है। 250 प्लस लाइव क्लासेस मिलेंगी, 15 प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको। करना क्या है, msing10 ये कोड यूज करिए एंड सब्सक्रिप्शन लीजिए और फटाफट से इस जर्नी में हमारे साथ हो जाइए और पढ़ने लग जाइए। पढ़ने हमारे साथ पढ़ेंगे तो कोई टेंशन ही नहीं होगी, आराम से आपको गाइडेंस मिलता रहेगा और आपका सिलेबस पूरा होता रहेगा। क्लैट पीजी प्लस प्रोग्राम में डेली लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होती हैं, हम स्ट्रक्चर्ड कोर्स फॉलो करते हैं, इन क्लास पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, डेली केस एनालिसिस होता है, इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं। साथ ही साथ मैं स्पेशल क्लासेस भी लेती हूँ, कॉन्स्टेशिप सीरीज जो कि मैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे लेती हूँ। आपको मेरी प्रोफाइल पे जाके चेक करना है, फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस, एंड वहाँ पे आपको आपके बेनिफिट की बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी। इतना लंबा प्रोसीजर फॉलो नहीं करना है, कोई बात नहीं है, QR कोड स्कैन कर लो, डायरेक्ट आपको क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। करना क्या है, बस जाके क्लासेस देख सकते हो, कोई भी पेमेंट नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हो, जजमेंट्स आप देख सकते हो, साथ ही साथ और भी मेरे सेशंस आप देख सकते हैं जिसमें मैंने पढ़ाया है। टेलीग्राम चैनल का QR कोड ये रहा, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसको सबसे पहले स्कैन करके ज्वाइन कर लो, क्योंकि सारी अपडेट्स आपको यहीं पे मिलेंगी, चाहे वो यूट्यूब सेशंस हो, लाइव सेशंस हो, प्लस के सेशंस हो, स्पेशल क्लासेस हो। ठीक है, तो आई होप आज का वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए और थोड़ा सा आपके अंदर एक इंस्पिरेशन लाया होगा, मोटिवेशन लाया होगा आपकी प्रिपरेशन की जर्नी में। एंड मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग बिल्कुल सीरियस होके एंड 100% कॉन्फिडेंस के साथ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हो कल ही से, तो ज़रूर करो। इस जर्नी में मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके लिए और भी वीडियोस लाती रहूँगी जो आपको हेल्पफुल होंगी आपके लिए। और उन सभी फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना जो लोग क्लैट पीजी 2025 एस्पायर कर रहे हैं। एंड मेक श्योर कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि तभी तो आपको वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।